नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुपर क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आईबीपीएस एफओ में एग्रोनॉमी का 17वां लेक्चर, जिसमें क्या पढ़ेंगे, लेंथिल के बारे में पढ़ेंगे और साथ में मटर के बारे में पढ़ेंगे। इन दोनों चीजों के बारे में बहुत डिटेल में आप लोगों से डिस्कशन करूंगा। इन दोनों फसलों से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन इस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, सबके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक चीज के लिए मैं आप लोगों से माफी चाह रहा हूँ, थोड़ा सा हिचकी आ रही है पढ़ाते समय, तो हिच हिच हो रही होगा, तो थोड़ा सा इसको मैनेज करिएगा। हो सकता है अभी 10-5 मिनट में आप लोगों को ये हिचकी बंद हो जाए। मैं पढ़ाना शुरू करूँ उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने एक अल्टीमेट एग्रीकल्चर नाम का एक कोर्स लॉन्च कर रखा है मात्र 1,000 रुपए में, जिसमें आपको यहाँ पर दिए गए सभी सब्जेक्ट बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक अच्छे तरीके से पढ़ाए जाएंगे। और साथ में आपको हर लेक्चर का पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड कराया जाएगा, जिससे कि आगे चलकर आप इसको कायदे से रिवाइज भी कर सको। इसको पढ़ लेने के बाद कोई भी वनडे एग्जाम हो, चाहे वो किसी स्टेट गवर्नमेंट का वनडे एग्जाम हो या फिर वो सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी वनडे एग्जाम है, अगर उसमें एग्रीकल्चर का सिलेबस आ रहा है, एग्रीकल्चर के क्वेश्चन उसमें पूछे जा रहे हैं, चाहे वो डिस्क्रिप्टिव ऑप्शन हो, चाहे वो क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव वे में हो, चाहे ऑब्जेक्टिव वे में हो, बहुविकल्पीय प्रश्न हो, चाहे विस्तृत उत्तरीय लिखना हो, दोनों तरीके का पेपर आपको करने के लिए ये जो आपका अल्टीमेट एग्रीकल्चर का कोर्स होने वाला है, बहुत ही अच्छे तरीके का कोर्स है। मैंने अपने जो पढ़ने के अनुभव था, इसके बाद जो मैं जॉब जो कर रहा हूँ, इसको क्रैक करने में मैंने अपना जो अनुभव प्राप्त करा है, इसके साथ साथ ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो मैं पढ़ाते पढ़ाते धीरे धीरे मैंने जो सीख रखी है, उसको मैंने बहुत अच्छे तरीके से इस कोर्स के अंदर कंपाइल करने का कोशिश करा है। तो अगर आप लोग चाहते हो इस कोर्स को खरीदना, तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप खरीद सकते हो। इसके साथ साथ इस कोर्स से रिलेटेड अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9792771793। मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर आप व्हाट्सएप कॉल करके या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज करके भी जो कोर्स से रिलेटेड जो जानकारी है उसको प्राप्त कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि लेंथिल के बारे में और पी के बारे में अपन लोग पढ़ने वाले हैं। तो लेंथिल जिसको हम क्या बोलते हैं, लेंथिल जिसको हम लोग मसूर बोलते हैं, इसके बारे में डिटेल में समझेंगे। इसके बोटेनिकल नेम की बात करें तो लेंथ कलनरिस होता है, और इसके साथ साथ लेंथ एस्कुलेंटम होता है। लेंस एस्कुलेंटम और लेंस कलनरिस, ये दो तरीके का इसमें स्पेसीज पाई जाती है मसूर की, छोटी मसूर और बड़ी मसूर। इसी के बारे में डिटेल में समझेंगे। इसकी फैमिली के बारे में बात करें तो जो हमारी मसूर होती है वो पेपलेनियोसी या फिर लेगुमिनेसी या फिर कोई सी फैमिली से बिलोंग करता है। ये दलहनी फसल होती है। लेगुमिनस हमारी एक क्रॉप होती है। लेंथिल इज वाइडली रिकॉग्नाइज एज कवर क्रॉप। लेंथिल जो होती है मसूर की जो फसल होती है, एक तरीके की कवर क्रॉप होती है, क्योंकि ये मिट्टी की ऊपरी परत को ढक लेती है, जिसकी वजह से सॉइल इरोजन को रोकता है, यानी कि सॉइल इरोजन को प्रोटेक्ट करता है और सॉइल की हेल्थ को इम्प्रूव करता है। क्योंकि ये एक दलहनी फसल भी होती है, इसलिए ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने का भी काम करती है। एक तरीके का ड्राई लैंड क्रॉप होती है। बोले तो इसको ग्रो करने के लिए बहुत ज्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है। अगर कोई ऐसा एरिया है जहां वाटर की अवेलेबिलिटी थोड़ी लिमिटेड मात्रा में है, तो वहां पर भी रेनफेड कंडीशन के रूप में इस लेंथिल की खेती आराम से हम कर सकते हैं। ओरिजिन की बात करें तो द हिस्टोरिकल ओरिजिन ऑफ लेंथिल इज इजिप्ट एंड एशिया माइनर। यहाँ पर इसकी खेती बहुत पहले समय से हुआ करती थी। क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसमें एक बोल्ड सीडेड होता है, एक स्मॉल सीडेड होता है। जो बोल्ड सीडेड होता है वो उसको हम मसूर बोलते हैं। ये बड़ा बड़ा होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पर्मा होता है। एक होता है स्मॉल सीडेड, जिसको हम माइक्रोस्पर्मा बोलते हैं, इसको मसूरी बोलते हैं। एक मसूर है, एक मसूरी है। छोटा वाला मसूरी हो गया और बड़ा है उसको मसूर कहा जाता है। आइडियल सॉइल की कंडीशन की बात करें तो लेंथिल को ग्रो करने के लिए वेल ड्रेनेड फर्टाइल सॉइल की जरूरत होती है, क्योंकि वाटर लॉगिंग की कंडीशन को हमारी मसूर की फसल जो है वो टॉलरेट नहीं कर पाती है। तो वाटर लॉगिंग की कंडीशन नहीं होनी चाहिए, पानी की ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। इसके साथ साथ सैंड, सिल्ट और क्ले, कोई भी तरीके की सॉइल हो जिसकी फर्टिलिटी बढ़िया हो, तो उसमें हम आराम से खेती इसकी कर सकते हैं। एलुवियल सॉइल न्यूट्रिएंट इन deposited by river is also highly suitable for lentil cultivation, supporting robust plant growth and good yield। जो गंगा यमुना का जो कछारी मैदान है, जहां पर जो
नदियों से काटी कर लाई गई मिट्टी जो होती है, वो जहाँ पर इकट्ठा होती रहती है नदियों के किनारे पर, एलुवियल जो सॉइल है, वो बहुत अच्छी मानी जाती है, क्योंकि इस एलुवियल सॉइल में जो मसूर होती है, वो बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करती है। ऑप्टिमम सोइंग टाइम की बात करते हैं इसमें, तो फ्रॉम द लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर टू सेकेंड वीक ऑफ नवंबर, बोले तो आप ऐसा समझ सकते हो कि यहाँ पर 21 अक्टूबर से लेकर 14 नवंबर तक की बात हो रही है। यहाँ तक हम इसकी खेती आराम से कर सकते हैं। सीड रेट की बात करें तो अगर नॉर्मल सोइंग करनी है हमको, तो 30 से 40 किलोग्राम पर हेक्टेयर देते हैं, और अगर लेट सोइंग करनी है तो हम थोड़ा सा इसको बढ़ा देते हैं, बोले तो 50 से 60 किलोग्राम पर हेक्टेयर कर देते हैं। इसको इसकी सोइंग जो होती है लाइन टू लाइन अगर हम करेंगे तो बहुत अच्छा होता है, बोले तो सीड ड्रिल से इसकी सोइंग करनी चाहिए। सोइंग स्पेसिंग और सोइंग डेप्थ की बात करें तो 30 सेंटीमीटर रो के रू भी एक रो से दूसरे रो के बीच में डिस्टेंस होना चाहिए, और 5 सेंटीमीटर एक प्लांट से दूसरे प्लांट के बीच में डिस्टेंस होना चाहिए। वहीं सोइंग डेप्थ की बात करें तो क्योंकि इसका जो सीड होता है काफी छोटा छोटा सा होता है, तो ये 3 से 5 सेंटीमीटर से ज्यादा की गहराई में इसको ग्रो नहीं करना चाहिए, क्योंकि 3 से 5 सेंटीमीटर से ज्यादा अगर गहराई में इसका सीड की सोइंग कर देंगे, जो सीड होता है उसका जर्मिनेशन अच्छे तरीके से हो नहीं पाएगा। इरिगेशन रिक्वायरमेंट की बात करें तो जो हमारा लेंथिल की क्रॉप होती है काफी ज्यादा ड्रॉट टॉलरेंट क्रॉप होती है, इसको ड्राई लैंड एरिया में भी ग्रो किया जा सकता है, और टिपिकली इसको 1 से 3 इरिगेशन की जरूरत पड़ती है इसके पूरे लाइफ साइकिल में। ये जो एक सीजन की क्रॉप होती है इसमें 1 से 3 इरिगेशन अगर इसको मिल जाए तो ये आराम से ग्रो हो जाएगा, बहुत अच्छी तरीके से अपनी फसल को ये देता है। क्रिटिकल स्टेज ऑफ ग्रोइंग की बात करें, यानी कि इरिगेशन के लिए कौन सा क्रिटिकल स्टेज होता है, तो एक तो होता है फ्लावर इनिशिएशन स्टेज, जो आपका 40 से 45 दिन पर आता है सोइंग के बाद। इस स्टेज में फ्लावर लगने से पहले, यानी कि फ्लावरिंग से जस्ट पहले इसमें सिंचाई करते हैं, और उसके बाद जो पॉड फॉर्मेशन वाला स्टेज होता है इस पे करते हैं। हमारी जो दलहनी फसलें हैं, अधिकतर दलहनी फसलों का जो क्रिटिकल स्टेज फॉर इरिगेशन है वो फ्लावरिंग इनिशिएशन से पहले का है, यानी कि फ्लावर उगने से पहले है, और इसके साथ साथ पॉड फॉर्मेशन के समय पर, जब इसमें मसूर की फलियां बन रही हों, उस समय पर इसका इरिगेशन करते हैं। ये दो जो टाइम होता है, ये दो टाइम बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल माना जाता है। आगे हम बात करते हैं लेंथल की वेराइटीज की और न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट की, तो इसमें पॉपुलर वैरायटी जो है वो पंत एल 639 है, 209 है, आईपीएल 81 है, लेंस लेंस 4076 है, जेएल 3 है, तो इससे वैरायटी बहुत ज्यादा नहीं पूछी जाती है। फिलहाल न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट के बारे में बात करें तो एट द टाइम ऑफ सोइंग इसमें 20 किलोग्राम नाइट्रोजन, 5 किलोग्राम फॉस्फोरस और 20 किलोग्राम इसमें पोटास देते हैं, और फोलियर स्प्रे के रूप में इसमें 0.5% जिंक सल्फेट देते हैं, और 0.5% लाइम का एप्लीकेशन करते हैं स्टैंडिंग क्रॉप में। जिंक जो है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मेटाबॉलिक प्रोसेस में ये इन्वॉल्व होता है। मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारी कोई भी दलहनी जो फसल है उसमें हम नाइट्रोजन केवल एक बार बेसल डोज के रूप में देते हैं। बाद में फिर जब ये ग्रो हो जाता है तो इसको हमको फिर टॉप ड्रेसिंग के रूप में, जैसे हम अनाज वाली फसलों में देते हैं, जैसे गन्ना है, धान है, गेहूं है, उस तरीके से दलहनी फसलों में नाइट्रोजन दोबारा नहीं देना पड़ता, केवल एक बार इनिशियल स्टेज में बेसिक डोज के रूप में एट द टाइम ऑफ सोइंग दे दो। उसके बाद क्योंकि इसमें नोड्यूल का फॉर्मेशन हो जाता है तो हमको दोबारा इसमें कोई भी तरीके का जो फर्टिलाइजर है वो नहीं देना पड़ता है, नाइट्रोजन तो बिल्कुल भी नहीं देना पड़ता है। लेंथिल की इंटरक्रॉपिंग की बात करें तो वीड मैनेजमेंट, हार्वेस्टिंग, यील्ड किस तरीके से इसमें करते हैं। इंटरक्रॉपिंग में आप इसमें वीट है, बार्ले है, लेंसीड है और सेफ्लावर है, इन सब की इंटरक्रॉपिंग कर सकते हो। एक दो रो लगा दो आप पहले लेंथिल की, फिर उसके बाद फिर कुछ रो लगा दो वीट की या बार्ले की, इनमें से कोई भी फसल आप लगा सकते हो। इससे आप समझ सकते हो जो लेंथिल है हमारी, ये मसूर की जो फसल होती है, ये भी हमारी एक रबी सीजन की फसल होती है। वीड मैनेजमेंट की बात करें तो प्री इमरजेंस हर्बिसाइड फ्लूरोक्लोरालिन जो होता है 1 किलोग्राम एक्टिव इंग्रेडिएंट का यूज कर सकते हो। इसके साथ साथ मैनुअल बीडिंग भी करके 30 दिन आफ्टर सोइंग पर मैनुअल बीडिंग करके भी खरपतवार को निकाल सकते हो। हार्वेस्टिंग के बारे में बात करें तो 100 से 120 दिन में ये हमारी जो फसल होती है ये तैयार हो जाती है। और यील्ड के बारे में बात करें तो 15 से 20 क्विंटल पर हेक्टेयर यील्ड इसकी हमको आराम से मिल जाती है। आगे हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ फील्ड की, बोले तो जिसको हम क्या बोलते हैं, पाइसम सटाइवम अर्वेंस। ये दो तरीके
ये दो तरीके का होता है, दोनों भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। एक तो गार्डन पी होता है और एक हमारा फील्ड पी होता है। बोटेनिकल नेम के बारे में बात करें तो पाइसम सटाइवम और आर्वेंस। पाइसम सटाइवम आर्वेंस होता है और एक पाइसम सटाइवम फ्रूट हॉर्टेंस हॉर्टेंस होता है। फैमिली की बात करते हैं तो ये भी पेपिलियनेसी फैमिली से बिलोंग करता है, जो कि लेगुमिनेसी फैमिली की एक सब फैमिली होती है। इसके अंदर भी नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले बैक्टीरिया पाए जाते हैं, क्योंकि ये भी एक तरीके की दलहनी फसल होती है। न्यूट्रिशनल कंपोजिशन की बात करें तो ये काफी ज्यादा एग्जाम में पूछा पूछा जाता है। इसके अंदर 22% प्रोटीन पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट इसमें 60% के आसपास कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, और फैट इसके अंदर 1.8% के आसपास पाया जाता है। बोले तो सबसे ये रिच सोर्स किसका होता है? प्रोटीन का होता है। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि 60% इसमें कार्बोहाइड्रेट लिखा है, लेकिन इसको मेनली जो हम खाते हैं प्रोटीन की पूर्ति के लिए खाते हैं, ठीक है। प्रोटीन इसमें लगभग 22% के आसपास पाया जाता है। आगे बात करते हैं क्लासिफिकेशन की, तो जैसे मैंने बताया था कि फील्ड फील्ड पी और गार्डन पी ये दो तरीके का होता है। गार्डन पी को हम ग्रेन पी बोलते हैं, इसको दाल वाली मटर बोलते हैं, और इसको सब्जी वाली मटर बोलते हैं। इससे सब्जी बनाया जाता है और इससे दाल बनाया जाता है, जो फिर दाल हम खाते हैं, फिर बाद में इससे मैदा इससे बे, इससे बेसन भी बनाया जाता है। तो ये दाल वाला होता है और ये सब्जी वाला होता है, इसको फ्रेश वेजिटेबल के रूप में खाते हैं। इसको पाइसम सटाइवम हॉर्टेंस हॉर्टेंस बोलते हैं, इसको ऑर्वेंस बोलते हैं। आगे बात करते हैं, हमारा जो अगला है वो है ऑप्टिमम टाइम ऑफ सोइंग। इसकी सोइंग जो होती है वो 15 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर तक होती है। ये भी एक तरीके की रबी सीजन की फसल है, बोले तो विंटर क्रॉप होती है। सीड रेट के बारे में बात करें तो 100 से 150 किलोग्राम पर हेक्टेयर होता है, इसको ग्रो किया जाता है। इसको फॉडर क्रॉप के रूप में भी ग्रो किया जाता है, ग्रीन मैन्योर क्रॉप के रूप में भी ग्रो किया जाता है, और इसके साथ साथ दलहनी फसल के रूप में तो, और सब्जी वाले मटर के रूप में तो इसको ग्रो किया ही जाता है। क्रूशियल स्टेज के बाद सीड ट्रीटमेंट की बात करें तो इसमें फंगिसाइड से इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, कैप्टाम और थायराम से 2.5 किलोग्राम पर हेक्टेयर की दर से। क्यों करते हैं सीड ट्रीटमेंट में? ये सब चीजें मैंने आप लोगों को पैथोलॉजी में पढ़ा रखा है। जो अल्टीमेट एग्रीकल्चर का कोर्स मैंने लॉन्च कर रखा है, उसमें पैथोलॉजी में मैंने इन सब चीजों को पढ़ाया है। इसके साथ साथ राइजोबियम इनोकुलेशन, उसमें राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम 10 ग्राम पर किलोग्राम की दर से सीड रेट में इसमें राइजोबियम बैक्टीरिया मिला देते हैं, जो कि एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाता है मटर के रूट से, जो कि एक नोड्यूल बना लेता है, और यही नोड्यूल जो होता है एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को उसके स्टेम में लाके स्टोर कर देता है, जिससे फिर अगली जो फसल होती है उसको भी नाइट्रोजन मिल जाता है, और इसके साथ साथ मटर को तो नाइट्रोजन मिल ही जाता है। इसी की वजह से इनको अलग से नाइट्रोजन देने की जरूरत नहीं पड़ती है। आगे बात करते हैं स्पेसिंग की, तो 3 से 5 सेंटीमीटर में प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस रखते हैं, और एक लाइन से दूसरे लाइन का जो डिस्टेंस रखते हैं वो 30 सेंटीमीटर रहते हैं। इरिगेशन की बात करें तो इसमें 1 से 2 इरिगेशन की जरूरत पड़ती है। पहला इरिगेशन तो फ्लावरिंग इनिशिएशन के समय, यानी 40 से 45 दिन सोइंग के बाद वाला, और दूसरा है पॉड फिलिंग स्टेज, यानी कि 70 से 80 दिन आफ्टर सोइंग। यानी कि यही दो, हर दलहनी फसल के हिसाब से यही दो इसमें क्रिटिकल स्टेज होता है। यह भी जो हमारा प्लांट होता है, यह भी वाटर लॉगिंग की कंडीशन को सस्टेन नहीं कर पाता है, और क्योंकि ये ठंडी में ग्रो किया जाता है, तो अगर ठंडी में थोड़ा सा टेम्परेचर हमारा बढ़ जाए, ह्यूमिडिटी ज्यादा हो जाए, 1-2 बार बरसात हो जाए फ्रिक्वेंटली थोड़ी थोड़ी, तो इसमें पाउडरी मिल्ड्यू वाली प्रॉब्लम बहुत ज्यादा लगती है। मैं आपको पैथोलॉजी में इन सभी चीजों के बारे में डिटेल में समझाऊंगा, आप बिल्कुल टेंशन नहीं लो। फिलहाल आप आगे देखते हैं। आगे बात करते हैं तो इसकी वेराइटी जो है, मटर की वेराइटी बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछी जाती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसकी वेराइटीज को समझना। जैसे एक वेराइटी है फील्ड पी, जो कि ग्रैन पी, जिसको दाल वाली मटर बोलते हैं। इसमें आपका रचना, अपर्णा, अंबिका, T56 है, हंस है, पंत C5 है, KP 885 है। जितनी वैरायटी लिखी गई है सब की सब इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। जिसमें आपकी ऊपर की 3 वैरायटी, रचना, अपर्णा और अंबिका, ये तीनों वैरायटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अंबिका को लोग आम की वैरायटी भी समझ लेते हैं, भैया बिल्कुल गड़बड़ हो जाएगा, ये मटर की वैरायटी होती है। गार्डन पी की वैरायटी के बारे में बात करें तो जिसको हम टेबल पी बोलते हैं, सब्जी वाली मटर में, इसमें अर्केल बहुत ही इंपॉर्टेंट वेराइटी है। बॉनविली ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वेराइटी है। अर्ली बजर है, अर्ली दिसंबर है, T1939 है, पंत मटर है, अजमेर मटर है, पंत उपहार है। ये सभी वेराइटी अर्केल और बॉनविले जो है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वेराइटी है। तो ये दोनों तो बहुत ही अच्छे तरीके से याद कर लेना, अर्केल और बॉनविले।
बाकी जितनी वैरायटी इसमें लिखी है मटर में, ये सभी याद कर लेना, क्योंकि एग्जाम में मटर की वैरायटी से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट की बात करें तो सोइंग के टाइम पे 20 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50 किलोग्राम फास्फोरस, 30 किलोग्राम पोटास और 40 किलोग्राम सल्फर इसमें पर हेक्टेयर देते हैं। बीड मैनेजमेंट की बात करें तो मैनुअल इसमें बीडिंग कर सकते हैं। पहली बीडिंग 30 दिन पे, दूसरी बीडिंग इसमें 45 दिन पे करके अपनी अपनी फसलों को हम खरपतवार मुक्त बना सकते हैं। फील्ड की बात करें तो इसमें हार्वेस्टिंग जो होता है, तो हमारा जो फील्ड मटर होता है जिसको हम ग्रेन पी बोलते हैं, इसको एक ही साथ में फुल्ली मैच्योर हो जाता है, ड्राई हो जाता है, तब इसको हार्वेस्टिंग करते हैं। जबकि जो हमारा जो गार्डन पी होता है, सब्जी वाली मटर, तो इसको एक एक हफ्ते में थोड़ा थोड़ा करके, जैसे जैसे ग्रीन पल्प टेंडर जैसे जैसे बनता जाता है, फुली हार्ड होने लगता है, धीरे धीरे इसको हम तोड़ते रहते हैं, कई बार तुड़ाई करके तब हम इसका यील्ड पूरा पर लेते हैं। फील्ड पी की अगर हम बात करें तो इसमें 20 से 25 कुंटल पर हेक्टेयर आपको मिल जाता है, 20 से 25 कुंटल मटर मिल जाता है। और जो हमारा सब्जी वाला मटर है, इसमें 80 से 100 कुंटल आपको फलियां मिल जाती है। यहाँ पर फलियां है, 80 से 100 कुंटल फलियां है, और यहाँ से 15 से 20 कुंटल जो आपका हुए मटर है, यानी गोल सा जो मटर निकलता है, उसकी यहाँ पर बात हो रही है। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही। वीडियो काफी छोटी सी थी, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई चीजें थी नहीं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए। आपके जो भी सुझाव है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को शेयर करिए, इससे हमारा मोटिवेशन थोड़ा सा बढ़ता है। मुझे हिचकी आ रही है थोड़ी सी, आप लोगों को हो सकता है सुनने में प्रॉब्लम हो, तो थोड़ा सा कोऑपरेट करिएगा। यहाँ पर आपको एक वीडियो दिख रही होगी, इस वीडियो को आप देख लीजिए और देख के समझ लीजिए कि हमने 1000 रुपये में जो अल्टीमेट एग्रीकल्चर का कोर्स बनाया है, उसमें आपको क्या क्या फैसिलिटी मिलने वाली है, और इसको पढ़ के आप कौन कौन से एग्जाम को टारगेट कर सकते हैं, कैसे परचेज करना है, सब इस वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर एक प्लेलिस्ट दिख रही होगी, इस प्लेलिस्ट को भी आप देख के अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही, मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।